दोस्तों, अगर आप सच में रिएक्ट या सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को मिस ना करना, क्योंकि इस वीडियो में जो मेन CRUD ऑपरेशंस हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, मैं इसमें वो कवर करने जा रहा हूँ। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, ऑलमोस्ट दुनिया की हर वेबसाइट उसके ऊपर ये 4 मेजर ऑपरेशन ही परफॉर्म हो रहे होते हैं। इसके अलावा और कोई काम नहीं हो रहा होता। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत माइनर चीज़ें होती हैं। बाकी जो मेन चीज़ें होती हैं ना, वो होती है क्रिएट करना डाटा को, उसको रीड करना, उसको अपडेट करना और उसको डिलीट करना। ये 4 मेजर ऑपरेशन होते हैं। आप चाहे पोस्टें कर रहे हो, चाहे आप यूज़र को रजिस्टर करवा रहे हो, आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, हर तरफ क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ये जो रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट है, इसमें मैं आपको ये 4 मेजर ऑपरेशन बताऊंगा और ये मैं आपको बताऊंगा एपीआई के थ्रू, क्योंकि रिएक्ट जेएस के साथ जब आप काम करते हो तो आप एपीआई का ही इस्तेमाल करते हो। चाहे आप नोड जेएस के साथ काम करो, चाहे आप किसी और डाटाबेस के साथ काम करो, जब आपने रिएक्ट में काम करना है तो आपने एपीआईज का ही इस्तेमाल करना होता है। हाँ, अगर आप पीएचपी वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो तब और बात है, लेकिन अगर आपने मन स्टैक सीखना है, अगर आपने रिएक्ट नेटिव सीखनी है और डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है, आपने फायरबेस के साथ काम करना है, तो हर तरफ आपका एपीआईज ही काम करती हैं। तो मैं आपको इसमें एपीआईज के थ्रू एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना सिखाऊंगा, जिसमें हम एक फेक जो डाटाबेस है उसका इस्तेमाल करते हुए डाटा को डाटाबेस के अंदर स्टोर भी करवाएंगे। और बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसको सही से सीख लेते हो और आपको नोड.js आती है तो आप इन दोनों को कनेक्ट करके आसानी के साथ एक मन स्टैक डेवलपर बन सकते हो। अगर आप रियल में रिएक्ट जेएस लवर हो, जावास्क्रिप्ट लवर हो, तो इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना, क्योंकि इसमें आप लोगों के लिए एक वैल्यू है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको कुछ सीखने को मिले, तभी आपने सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक वैल्यू पुट किया है जो बिगनर्स हैं उनके लिए। तो आप एक वीडियो के अंदर ये सारे कंसेप्ट सीखते हो रिएक्ट जेएस के अंदर। तो सबसे पहले मैं इसके आपको 4 ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक ऐड फॉर्म है, जिसके अंदर हमारे पास एक फॉर्म लगा हुआ है। इनपुट्स हैं, यहाँ पे हमने नाम देना है। नाम इसको दूंगा मैं बाबर, ईमेल इसको दूंगा babar@gmail.com। ये सब कुछ मैं डमी दे रहा हूँ। उसके बाद नंबर इसको कोई भी हम दे देंगे और जैसे ऐड आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऊपर लिखा हुआ आ गया डाटा एडेड, और ये मेरे पास 2 दफ़ा आइटम ऐड होगी, क्योंकि मैंने इसको 2 दफ़ा क्लिक कर दिया था, इस वजह से। अब अगेन हम जो डाटा उसको ऐड करते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ साबिर और यहाँ पे देता हूँ sabir@gmail.com और साथ में हम इसको देते हैं कोई भी नंबर, और जैसे ऐड आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाटा भी हमारे पास नीचे ऐड हो जाएगा और रियल टाइम ऐड होगा। जैसे डाटा ऐड होगा, साथ ही हमारे पास जो डाटाबेस के अंदर डाटा भी ऐड होगा और साथ में हमारे पास उसी वक्त शो भी हो जाएगा। ये हमारे पास शो हो गया। अब इस डाटा को मैंने अगर अपडेट करना है तो अपडेट के लिए अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास डाटा आ जाएगा। इसके अंदर वैल्यूज़ भी आ रही हैं, तो इनको जैसे मैं अपडेट करके और अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, जिस तरह से बाबर है, बाबर का अगर मैं कर देता हूँ बाबर अली 267 और उसके बाद करता हूँ अपडेट। ये मेरे पास डाटा अपडेट हो गया। अब इसको मैंने डिलीट करना है तो डिलीट बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो ये डाटा मेरे पास उसी वक्त रियल टाइम डिलीट भी होगा और हमें शो भी होगा। और इसको मैं ऑनलाइन होस्ट करके नीचे आप लोगों के लिए लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप इसको प्रैक्टिकली भी देख सको कि जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी तरह से चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो इस वीडियो में आपको रिएक्ट जेएस के मुतालिक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। जी तो मेरे प्रोग्रामर्स, अब सबसे पहले आपने रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल कर लेना है। रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करने के लिए आपने वीएस कोड के अंदर कोई भी खाली फोल्डर ओपन करना है। उसके अंदर आपने टर्मिनल को ओपन करके, जाए आप व्यू बटन के ऊपर क्लिक कर लें या कंट्रोल और बैक टिक्स उसको इकट्ठा प्रेस करें, आपके पास ये वाला यूआरएल बन जाएगा। आपने व्यू के ऊपर क्लिक करना है और लास्ट पे आपके पास आ रहा है टर्मिनल ऑप्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, आपके पास ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपने कमांड लिखनी है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, npx क्रिएट रिएक्ट डैश ऐप, और उसके बाद आपने फोल्डर का नाम दे देना है, जिस फोल्डर के नाम के साथ या जिस प्रोजेक्ट नेम के साथ आप उसको बनाना चाहते हो। जिस तरह से मैंने इस बार इसका नाम रखा है माई CRUD ऐप, आपने जो नाम रखना वो आप रख सकते हो। जिस तरह से मैं इसको रख देता हूँ माई ऐप। उसके बाद मैं इंटर करूँगा, तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर आपकी रिएक्ट जेएस इंस्टॉल होके ऑटोमेटिकली इस तरह से ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगी। अब हमारी रिएक्ट जेएस इंस्टॉल होगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपका मेन फोल्डर है जिसके अंदर आपने रिएक्ट को इंस्टॉल किया है उसको ओपन कर लेना है। उसको ओपन करने के लिए आप इस तरह से आगे लिखोगे cd, जिस तरह से माई ऐप बनाया ना, रिएक्ट इंस्टॉल होगी, आपके पास वहाँ पे कमांड भी आ रही होगी cd माई ऐप और npm स्टार्ट, वो आपको वहाँ पे कमांड लिखी हुई नज़र आ जाएंगी।
उसके बाद आपने इस फोल्डर के अंदर जितनी भी अननेसेसरी फाइल्स हैं सबसे पहले उसको डिलीट करना है। अब अननेसेसरी कौन सी हैं जिसके अंदर अभी हमने काम नहीं करना। हमें SRC फोल्डर के अंदर app.css भी नहीं चाहिए, ऐप टेस्ट भी नहीं चाहिए, जस्ट इसके अंदर हमने index.js और app.js इसको रखना, बाकी सारी हमने डिलीट कर देनी है। जितनी ये रिपोर्ट वाले भी और सेटअप वाले भी, गेट इग्नोर ये रहने देनी है, पैकेट.json ये लॉक वाले भी और नॉर्मल वाले भी, रीडमी को भी आपने डिलीट नहीं करना। उसके बाद पब्लिक के अंदर आपका FA आइकन जो फर्स्ट वाला है जस्ट उसको रहने दो, बाकी सारे डिलीट कर दो। ये लोगो भी डिलीट कर दो, ये जो आपके पास सारी main.json इसको रहने दो और robot.txt इसको भी रहने दो। वैसे डिलीट कर दो तब भी कोई मसला नहीं क्योंकि हमारे इस्तेमाल की नहीं है, लेकिन इसको आप रहने दो, ये ज़रूरी होती हैं फाइल्स। आपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको डिलीट नहीं करना क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन या सिक्योरिटी के लिए इसके अंदर फाइल रखनी होती हैं। उसके बाद SRC फोल्डर के अंदर सबसे पहले आपने index.js में आना है। index.js के अंदर जस्ट आपने ऐप कंपोनेंट और रिएक्ट डॉम और रिएक्ट राउटर डॉम इसको आपने रहने देना है। जिस तरह से रिएक्ट डॉम हो गया और रिएक्ट इसको आपने इंपोर्ट करना है, बाकी सारी आपने ये डिलीट कर देनी है। ये नीचे कमेंट भी डिलीट कर देना है। जस्ट आपके पास ये सिंपल सा एक प्रोजेक्ट होगा इस तरह से, ऐप जो आपका index.js है, और इसके अंदर ऐसा ही कोड रहना है टू और दी प्रोजेक्ट्स, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा इसका कोड रहना है। उसके बाद आपने आ जाना app.js के अंदर। app.js के अंदर जितना भी आपका अननेसेसरी कोड है सारा डिलीट कर दो। जस्ट इसके अंदर हम फ्रैगमेंट लगा के और एक हेडिंग प्रिंट करवा देते हैं ऐप की, H1 का टैग, और जस्ट इसके अंदर हम लिख देते हैं ऐप। उसके बाद app.css और लोगो इस दोनों को आपने डिलीट कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद उसको आप चेक करोगे तो आपके पास जस्ट ऐप लिखा आ जाएगा। अब ये आपका फोल्डर स्ट्रक्चर बन गया जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, अब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास चूंकि CRUD ऑपरेशन है, सबसे टॉप पे हमारे पास है ऐड फॉर्म। तो हमने सबसे पहले जो फंक्शनैलिटी क्रिएट करनी है वो करनी है ऐड फॉर्म के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे SRC फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर लेंगे। SRC फोल्डर के ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर आप ऐसे इसको क्लिक करके ना इस फोल्डर के अंदर क्लिक करके ओपन करोगे तो आपका फोल्डर बन जाएगा इस मेन डायरेक्टरी के अंदर। हमें मेन डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट नहीं करना, हमने SRC फोल्डर के अंदर करना है। SRC फोल्डर के ऊपर आपने क्लिक करना है, फिर ये क्रिएट फोल्डर वाले के बटन जो है इसके ऊपर क्लिक कर देना, न्यू फोल्डर के ऊपर। इसको आप कोई भी नाम रख सकते हो, मैं इसको रख देता हूँ कंपोनेंट्स। ठीक हो गया। अब कंपोनेंट्स के अंदर पहले आपने कंपोनेंट क्रिएट करना है ऐड कंपोनेंट। इसके लिए आप लिखोगे ऐड अंडरस्कोर कंपोनेंट, या इसको आप चाहे डॉट लगा दो तब भी कोई मसला नहीं। मैं इसको ऐड अंडरस्कोर कंपोनेंट डॉट JS। ठीक है, ये हमारा ऐड कंपोनेंट बन गया। अब ऐड कंपोनेंट के अंदर आपने ऐड कंपोनेंट को डिफाइन कर लेना है। उसके लिए मैं कॉन्स्टेंट ऐड और अंडरस्कोर कंपोनेंट, या आप ऐड फॉर्म कर दो, जो भी आप नाम रखना चाहो। मैं इसको ऐड फॉर्म कर देता हूँ, ऐड अंडरस्कोर फॉर्म। और जब भी आपने जो है इसको क्रिएट करना होता है ना, जब भी आपने कंपोनेंट क्रिएट करना होता है, कंपोनेंट का जो आपने नाम रखना होता है वो फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल रखना है। इसका लेटर आपने स्मॉल नहीं रखना। जब आप स्मॉल रखोगे तो आपका कंपोनेंट वर्क नहीं करेगा। मेरा काफ़ी टाइम एक दफ़ा इसके ऊपर लग गया था, मैंने कंपोनेंट का जो फर्स्ट लेटर था वो स्मॉल रख दिया, पूरा कंपोनेंट क्रिएट हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन मेरा कंपोनेंट वर्क नहीं कर रहा था। तो इसलिए आपने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। जब कोडिंग में एरर्स आते हैं ना, एरर सबको ही आते हैं, तो जो ज़्यादा एरर्स आते हैं वो आते हैं छोटी छोटी चीज़ों से जिनको हम इग्नोर करते हैं, तो वो बाद में हमें तंग करते हैं। इसलिए आपने जो फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल रखना है, और उसके बाद जिस तरह से मैंने कंपोनेंट को डिफाइन किया एरो फंक्शन के अंदर, आप इस तरह से उसको डिफाइन करो। उसके बाद इसके अंदर हम रिटर्न कीवर्ड लगाएंगे कि हमने कौन से वैल्यू को रिटर्न करना है। रिटर्न के अंदर जस्ट मैं इसके अंदर एक हेडिंग प्रिंट करवा देता हूँ ऐड फॉर्म की, ऐड फॉर्म। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना, तो हम यहाँ पे करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और ऐड फॉर्म। अब इस ऐड फॉर्म को आप app.js के अंदर लगा दो, हमने इससे बाद में और कंपोनेंट के अंदर लगाना है, लेकिन अभी आप इसको अंदर इसके साथ ही लगा दो इसको। हम यहाँ पे बल्कि हम इसके साथ दूसरा कंपोनेंट भी क्रिएट कर लेते हैं, व्यू कंपोनेंट, तो दोनों का हम उसी तरह से डिज़ाइन कर लेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, कंपोनेंट फोल्डर के ऊपर आना है और इसके अंदर आपने एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी है, या आपके पास पहले ये ऐड कंपोनेंट वाली है तो चाहे आप इसी को भी यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हो। Ctrl+C और Ctrl+V यहाँ पे करोगे तो आपके पास ये वाली फाइल डुप्लीकेट हो जाएगी। उसके बाद इसके ऊपर आपने Ctrl+F करना है, सॉरी Ctrl+F नहीं, जैसा आपने करना है F2, तो ये आपका कंपोनेंट इस तरह से आ जाएगा। ये कॉपी वाला कीवर्ड इसके अंदर हटा दें। जहाँ पे आपके पास आ रहा है ऐड के बजाय आप यहाँ पे इसको कर दो view_component.js। ये हो गया।
अब व्यू के अंदर यहाँ पे आपके पास फॉर्म आ रहा है ना, ऐड फॉर्म, यहाँ पे आप इसको कर दो व्यू फॉर्म, या इसको हम करते देते हैं व्यू डाटा, व्यू अंडरस्कोर डाटा। ठीक हो गया इस तरह से, और इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको कर दिया एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कर दिया। अब जो हमने ऐड कंपोनेंट क्रिएट किया ना ये वाला, इसको आपने व्यू कंपोनेंट के अंदर लिंक कर लेना है, और व्यू कंपोनेंट को आपने लिंक कर देना है app.js के अंदर। इस तरह से तीनों कंपोनेंट आपस में लिंक हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे जो ऐप कंपोनेंट है उसको लिंक करेंगे, इंपोर्ट, और उसके बाद ऐड फॉर्म हो गया स्लैश कंपोनेंट, और इसको आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। इसको इंपोर्ट करने के लिए जस्ट आपने इसके अंदर, इसके ऊपर ही हम इसको कर देते हैं, यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे आपके पास ऐड आ रहा है ना, ऐड फॉर्म, यहाँ पे हम कर देते हैं व्यू फॉर्म। अब ये जो व्यू फॉर्म वाला कंपोनेंट है, व्यू डाटा वाला, इसको आपने इंपोर्ट कर देना है app.js के अंदर। तो यहाँ पे आप इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद आप लिखोगे व्यू डाटा। ठीक हो गया। अब व्यू डाटा को आप कॉपी करो और यहाँ पे आप इसको इंपोर्ट कर दो, इसको इंपोर्ट कर दिया। अब सेव करेंगे। अब जैसे इसको मैं चेक करूँगा तो हमारे पास ऐड फॉर्म भी आ गया और व्यू फॉर्म भी आ गया। अब सबसे पहले हमने ऐड फॉर्म के अंदर जो कोड है वो लिखना है। अब ऐड फॉर्म के अंदर आते हैं। अब इसके लिए हमने एक CSS की फाइल भी क्रिएट करनी है। अगर तो हम किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो कंपोनेंट फोल्डर के अंदर जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं इनको हम अलग अलग फोल्डर के अंदर रखते हैं, और हर फोल्डर के लिए अलग से CSS की फाइल होती है। लेकिन चूंकि अभी हमारी जो वेबसाइट है, हमारा प्रोजेक्ट छोटा सा है, तो हम कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर एक ही स्टाइल और CSS लेंगे और सारे CSS इसके अंदर लिख लेंगे। अगर आपके पास कोई बड़ी वेबसाइट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो हर कंपोनेंट के लिए आप अलग से फोल्डर रखते हो और उस कंपोनेंट के लिए अलग से CSS की फाइल होती है। तो हमने एक CSS की फाइल क्रिएट कर दी। अभी CSS की फाइल को आपने ऐड कंपोनेंट के अंदर लिंक कर दो, app.js के अंदर लिंक कर दो, जहाँ पे मर्जी लिंक कर दो, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स आपस में मिले हुए हैं, आपस में वर्क कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड तो app.js के अंदर ही सारे इंपोर्ट हो रहे हैं। तो इनकी CSS की फाइल भी लिंक हो जाएगी। आप जो भी कोड लिखोगे वो इन सब के ऊपर वर्क करेगा। लेकिन जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है, वर्क चाहे वो कर रहा होता है, लेकिन फिर भी हमने अलग अलग से CSS फाइल उनकी बनानी होती है, ताकि हमारा कोड जो है वो शॉर्ट रहे, और जब हमने उसको एडिट करना है या उसको डिज़ाइन करना है तो हम उसको और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके के साथ कर सकें। अब style.css को आपने इंपोर्ट कर लेना है ऐड कंपोनेंट के अंदर। तो हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट, और उसके बाद आप यहाँ पे लिख दोगे style.css। style.css आ गया। अब style.css को चेक कर लेते हैं। जस्ट हम यहाँ पे बॉडी टैग लगा के इसके ऊपर एक बैकग्राउंड कलर और रेड कर देंगे। इसको हम चेक करते हैं तो ये हमारा रेड कलर अप्लाई हो गया। इसका मतलब है कि हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब ऐड कंपोनेंट के अंदर जहाँ पे आपको रिटर्न वैल्यू आ रही है ना, यहाँ पे हमने एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक डिव लेंगे, यहाँ पे डिव ली, और यहाँ पे डिव को आपने क्लास लगा देनी है add_form, या आप इसको अपना कोई और नाम रखना चाहो वो भी रख सकते हो, लेकिन हम इसको रखेंगे ऐड फॉर्म, और यहाँ पे इसको कर दिया क्लोज। ये डिव हमारी क्लोज होगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने एक लेना है H1 की हेडिंग। यहाँ पे हम लिखेंगे H1, और H1 के अंदर हम लिख देंगे यहाँ पे ऐड डाटा या ऐड फॉर्म, जो भी आप रखना चाहो। हम दे देते हैं ऐड डाटा, और इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने लेनी है इनपुट्स। हमारे पास एक नेम के लिए है, दूसरी हमारे पास ईमेल के लिए, फिर हमारे पास है फ़ोन के लिए। तो हम यहाँ से अलग अलग इनपुट्स लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे इनपुट का टैग इनपुट, और यहाँ पे इसकी सबसे पहले हम रखेंगे टाइप इसकी होगी हमारे पास टेक्स्ट, और उसके बाद इसको हम देंगे, बल्कि वैल्यू अभी नहीं देते, जस्ट इसको एक दफ़ा ऐसे रख देते हैं, और इसके अंदर प्लेस होल्डर लगा देते हैं। प्लेस होल्डर में इसका नाम दे देते हैं नेम। इसको तीन दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लो, और जो सेकंड है उसकी हम यहाँ पे ईमेल कर दो, और इसकी टाइप यहाँ पे ईमेल कर दो। ठीक हो गया। और उसके बाद फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे इसकी टाइप आप टेक्स्ट ही रहने दो, नंबर रखनी हो नंबर भी आप कर सकते हो, और प्लेस होल्डर में आप यहाँ पे नंबर लिख दो। और उसके बाद हमारे पास एक होना है बटन का टैग। तो उसको चाहे आप बटन टैग के अंदर ले लो, या इनपुट की टाइप आप बटन कर दो। तो मैं इसके अंदर बटन दूंगा, ऐड डाटा या सेव डाटा, जो भी आप करना चाहो, ऐड आइटम हम ये कर देते हैं। ठीक हो गया। अभी हमारा कंपोनेंट एक स्टाइल हो गया, जिसके अंदर हमारे पास एक खूबसूरत सा फॉर्म लगा हुआ है। इसके अंदर हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, और लास्ट में हमारे पास एक बटन का टैग है। उसके बाद आपने इसको स्टाइल करने के लिए CSS फाइल के अंदर आ जाना है। CSS फाइल के अंदर जब भी आप काम करते हो, सबसे पहले आप स्टार मार्क लगा के मार्जिन 0 और पैडिंग 0 करते हो, ताकि जितने भी आपकी
बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएं। उसके बाद बॉक्स साइजिंग आप करते हो बॉर्डर बॉक्स, ठीक हो गया। और टेक्स्ट डेकोरेशन नन और लिस्ट स्टाइल भी नन, लिस्ट स्टाइल नन, ठीक हो गया। और उसके बाद आप यहाँ पे बॉडी टैग लो और बॉडी के अंदर सबसे पहले आप कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो इंपोर्ट कर दो। उसके लिए आप यहाँ पे आप गूगल के ऊपर और यहाँ पे आप लिखो fontsgoogle.com और यहाँ पे आप कोई भी फ़ॉन्ट अच्छे सा लेटो या रोबोटो जो भी आप इंपोर्ट करना चाहो इसके अंदर लगा सकते हो। तो हम यहाँ से कोई भी अच्छा सा, हम ये रोबोटो वाला फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके अंदर आप ये ओपन सास इसको सिलेक्ट कर लो और ओपन सास को कर लेते हैं, ये ठीक है। जो भी आप करना चाहो इसमें से आप 2-3 वो सिलेक्ट कर लो। यहाँ से रेगुलर सिलेक्ट कर लिया और एक आधा वर्ड सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट के ऊपर आपके पास ये 2 लिंक हैं। एक तो आप इसको HTML फाइल के अंदर लगा सकते हो, हमने HTML के अंदर नहीं लगाना, हमने इसको लगाना CSS के अंदर। तो आपने ये इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और जो भी आपका ये कोड आ रहा है इसके ऊपर आपने कॉपी कर देना है। कॉपी किया, इसको आपने ऊपर ला के पेस्ट कर देना है। इसकी ये स्टाइल वाला भी डिलीट कर देना, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, जस्ट आपका ये इंपोर्ट रह जाएगा। अब इसको लगाने के लिए नीचे आपके पास कोड आ रहा है तो आपने जस्ट इसको कॉपी कर लेना है। मेरे चूँकि पहले भी काफ़ी फ़ॉन्ट लगे हुए हैं इस वजह से मेरे पास और भी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। तो इसके लिए मैं इन सब को जो है वो ओपन सोर्स ये इन सब को मैं कर देता हूँ रिमूव और जस्ट मैं रहने दूँगा ये हमारे पास ओपन सेंस ये वाला आ गया। अब इस लाइन को आप कॉपी कर दो और बॉडी के अंदर इसको इंटर कर दो। अब यहाँ पे चेक करोगे तो आपका जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा सा बेहतर हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड फॉर्म वाले डिव लो, इसको मैं यहाँ से इसकी क्लास कॉपी करता हूँ। अब ऐड फॉर्म को फुली फंक्शनल बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे कांस्टेंट लोगे। कांस्टेंट के अंदर यहाँ पे इसको देखो नेम और सेट नेम और यहाँ पे आप यूज़ करोगे यूज़ स्टेट का। यूज़ स्टेट के अंदर आप इसको एम्प्टी कर दोगे जिस तरह से आप यूज़ स्टेट का इस्तेमाल करते हो। सेकंड पे हमारे पास ईमेल है तो यहाँ पे हम करेंगे ईमेल और सेट ईमेल। और थर्ड पे हमारे पास है फ़ोन तो यहाँ पे हम फ़ोन देंगे और सेट फ़ोन, ठीक हो गया। अब इसके जो स्टेट्स हैं वो आपने एम्प्टी रखने हैं। अब ये जितने भी आपके कि ये कांस्टेंट है नेम ईमेल और फ़ोन, इन सब को आपने इसकी वैल्यू के अंदर लगा देना है। वैल्यू हो गई नेम की नेम हो गई, सेम उस तरह से आपकी ये वैल्यू हो गई आपकी यहाँ पे ईमेल और सेम उसी तरह से आपके आगे यहाँ पे फ़ोन, ठीक हो गया। अब ये जो आपके सेट नेम है सेट ईमेल है और सेट फ़ोन है इनको आपने लगा देना इसके ऑन चेंज के ऊपर कि जब इसके ऊपर हम चेंज करें तो तब हम क्या करें। अब जिस तरह से ये हमारे पास इनपुट्स आ रही है ना, अब इसके अंदर हम कोई डाटा इंटर नहीं कर सकते। अगर हमने इसको कोई भी वैल्यू सेट कर दी ना इस तरह से कांस्टेंट के अंदर, अब इसके अंदर आप कोई भी डाटा लिखोगे ना, अब डाटा नहीं लिख सकते। अब जिस तरह से मैं इंटर कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखो अब इसके अंदर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ देखो, लेकिन हमारे पास डाटा पेस्ट नहीं हो रहा। अब इसको अचीव करने के लिए आप क्या करते हो, इसका एक इवेंट होता है ऑन चेंज, उसके ऊपर आप आओगे। यहाँ पे आप लगाओगे ऑन चेंज कि जब इसको हम चेंज करें, चेंज का मतलब होता है जब इसके अंदर हम इंटर करें कोई टेक्स्ट, देन क्या करो, देन इसके ऊपर एक फंक्शन चला दो जिसके अंदर ई का मतलब होता है एलिमेंट जिसके ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं। सेट नेम तो इसके अंदर वैल्यू सेट कर दो। सेटिंग्स इसकी कौन सी करो, e.target.value कि जो भी इसके अंदर हम वैल्यू इंटर कर रहे हैं ना वो वाली इसके ऊपर सेट कर दो। अब सेव किया, अब इसको अंदर मार के कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ तो इसके अंदर टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ, कोई डाटा इसके अंदर मैं पेस्ट करना चाहो वो भी कर सकता हूँ और बाकी के अंदर मैं नहीं कर सकता। अब बाकी के अंदर अचीव करने के लिए आप क्या करते हो कि ये ऑन चेंज इवेंट है ना, इसको आप करो यहाँ से कॉपी करके आप तीनों के ऊपर लगा दो। यहाँ पे आप लगा दो इस ईमेल के ऊपर भी और साथ में आप लगा दो यहाँ पे फ़ोन के ऊपर भी, तीनों के ऊपर आपने लगा दिया। अब यहाँ पे इसको चेक करो, अब तीनों के अंदर आप डाटा जो है वो लिख भी सकते हो। अच्छा इसके ऊपर हमने इसलिए नहीं वर्क कर रहा क्योंकि हमने सब के ऊपर सेट नेम लगा दिया। अब यहाँ पे हम करना है सेट ईमेल और उसके बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ पे सेट फ़ोन, तो सेट फ़ोन यहाँ पे सेट फ़ोन। अब इसके ऊपर आप कोई भी डाटा लिखोगे इसके अंदर तो आपका चेंज होगा सब के ऊपर। फ़ोन भी आ रहा है, फ़ोन के अंदर भी डाटा चेंज हो रहा है, बाकी सब के अंदर भी आपका डाटा चेंज हो रहा है। अब ये तो आपने इसके अंदर डाटा चेंज करवा दिया। अब हमने डाटा को डाटाबेस के अंदर एंटर करना है, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मोक एपीआई का। एपीआई के साथ वर्क करने के लिए बेस्ट आपकी फेक एपीआई है।
आप इसके ऊपर एक दफ़ा हाथ सीधे कर लो, जिस तरह से हमको ड्राइविंग सीखने के लिए या हम अपनी बाइक लेनी है तो सबसे पहले हमको टूटी फूटी जो बाइक है उसके ऊपर ड्राइविंग सीखती हैं। तो सेम उसी तरह से आप इस एपीआई के ऊपर अपने हाथ सीधे करो, क्योंकि इस एपीआई की तरह बाकी सारी एपीआईज होती हैं। चाहे आप नोड.जेएस के साथ काम करो, आप फायरबेस के साथ काम करो, या आप किसी भी डाटाबेस के साथ काम करते हो, वो भी जावास्क्रिप्ट के साथ, तो आपका वास्ता पड़ता है एपीआईज के साथ, उनके एंड पॉइंट्स के साथ। तो ये आपकी बेस्ट वेबसाइट है प्रैक्टिस के लिए। और वैसे अगर आपका कोई एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है तो इसको आप लाइफ टाइम फ्री भी यूज़ कर सकते हो, फुली वर्किंग है, कोई इसमें मतलब फैक्ट चीज़ नहीं है, जैसे इसको हम यूज़ कर रहे हैं वैसे चेक करने के लिए। अदरवाइज इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग होती है और इसके पेड अकाउंट्स भी हैं। अगर यहाँ पे हम क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास पेड भी आ रहे हैं और ये एक फुली फंक्शनल एपीआई है। जस्ट इसको हम फेक, मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि हम इसको अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी अदरवाइज ये फुल एपीआई है, बाकायदा तौर पर इसकी आप फीस देते हो। लेकिन एक एपीआई एक प्रोजेक्ट ये फ्री में अलाउ करते हैं, तो आपने इसके ऊपर आके साइन अप करना है। आपके पास कोई भी ईमेल आईडी है उसके ऊपर आपने इसको साइन अप कर लेना है। जब आप साइन अप करोगे तो इस इंटरफेस आएगा आपके पास, और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है प्रोजेक्ट्स, तो आपके पास यहाँ पे इस तरह का आइकन आएगा और नीचे आपके पास प्रोजेक्ट नहीं आ रहे होंगे। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हो तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। अब इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब इसके अंदर हमारे पास ये दो आपके टेबल अलाउ करता है। अब जिस तरह से मैंने एक स्टूडेंट्स के नाम से क्रिएट कर लिया, एक स्टूडेंट के नाम से, अब मैं न्यू रिसोर्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास पैसे मांगेगा। लेकिन इसको अगर मैं डिलीट कर दूँ यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना सकता हूँ। तो अब इस टेबल के अंदर हमें चाहिए सबसे पहले ये एक नेम है, और फिर हमें चाहिए ईमेल, और फिर हमें चाहिए फ़ोन। तो यहाँ पे मैं 3 जो है वो ले लूँगा। अब सेकंड का हम नाम देंगे ईमेल, और उसके बाद हम इसको देंगे यहाँ पे फ़ोन। ठीक हो गया। और यहाँ से हम इसको क्रिएट कर देंगे। ये जो इसको भी आप डिलीट कर दो, आईडी रहने दो, आईडी, ईमेल, फ़ोन, और एक हमारे पास नेम है। तो यहाँ पे हम जो नेम है उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। नेम हो गया, जी हो गया, नेम, फ़ोन और ईमेल। ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको कोई भी नाम दे देना है। मैं इसको नाम दे देता हूँ स्टूडेंट, या आप कोई भी रखना चाहो आप रख सकते हो। जी आपका ना इसके एंड पॉइंट पे आना है, स्टूडेंट्स। मैं इसका नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, बल्कि स्टूडेंट्स मेरे पास पहले ही है, मैं इसको कर देता हूँ यूज़र हो गया। उसके बाद आपने क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो उसी वक्त ये आपका टेबल जो है वो रेडी हो जाएगा। अगर आपने काम किया है MySQL के अंदर, PHP के अंदर, तो वहाँ पे हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर आप फेक डाटा भी दे सकते हो, अदरवाइज इसके ऊपर आप क्लिक करो तो ये आपके पास यहाँ पे API आ जाएगी, इसके एंड पॉइंट्स। अब जब भी आपने काम करना है ना, आपने काम करना होता है इसके एंड पॉइंट्स के ऊपर। ये इसका URL आ रहा होता है। अगर आप मनस्टॉक में काम कर रहे हो तो वो भी सेम इस तरह से आपका जो MongoDB सर्वर है उसका ये वाला URL आ रहा होता है, और लास्ट पे आपका ये एंड पॉइंट आ रहा होता है। और अब हमारे पास सिंपल ये खाली एरे आ रहा है। अगर इसके अंदर मैं कोई डाटा यहाँ से फेक डाटा इंटर करूँ, यहाँ से मैंने 13 आइटम्स ऐड कर दी। अब इसको अगर मैं रीलोड करूँगा तो मेरे पास 13 आइटम्स इसके अंदर आ जाएंगी। ये देखें, अब 13 आइटम इसके अंदर इसने ऐड कर दी। अब मुझे इसके अंदर ऐड नहीं करवानी, मैंने इसको करूँगा ऐड खुद से। तो इसके लिए मैं यहाँ से इसका URL कॉपी करता हूँ और इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं, ताकि हमारा ये है API ये खाली रहे। अब उसके लिए आपने आ जाना अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पे आपने एक प्लगइन जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। उसका नाम है Axios। यहाँ पे आपने npm लिखना, NPMI और Axios। ये आपके पास प्लगइन है। इसको कुछ Axios भी बोलते हैं, Axios भी बोलते हैं, जो भी आप बोलो, लेकिन स्पेलिंग आपने इसकी इसी तरह से लिखने हैं, AXIOS। ये आपका इंस्टॉल हो गया। उसके बाद इसको आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है Axios को। उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे Axios import Axios from Axios। ठीक हो गया, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब ये जो प्लगइन है इसको इस्तेमाल करना है आपने ऑन सबमिट के ऊपर, कि जब भी इस बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा सबमिट होगा। अब इस बटन के ऊपर भी हमने एक फंक्शन लगाना है। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक, कि जब भी हम इस बटन के ऊपर क्लिक करें हमारे पास एक फंक्शन वर्क करे, उसका नाम हो ऑन हैंडल सबमिट, कि जब भी सबमिट बटन के ऊपर हम क्लिक करें तो हमारा जो डाटा वो सबमिट हो। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे इसको हम इंपोर्ट Axios फ्राम Axios, ये आई थिंक एरर कर रहा है। चलिए इसे हम देख लेते हैं क्यों एरर कर रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएं ऑन हैंडल सबमिट, और यहाँ पे जिस तरह से आप कोई भी प्लगइन लगाते हो, और उसके बाद Axios लिखो यहाँ पे,
डॉट पोस्ट और यहाँ पे अभी हमारा एक्सियस जो है ये कोई इशू कर रहा है, इसको मैं चेक करता हूँ कि ये क्यों कर रहा है। इसको दोबारा हम यहाँ पे लगा लेते हैं, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ठीक हो गया। अब आई थिंक वो इंपोर्ट का मसला आ रहा था। उसके बाद एक्सियोस डॉट पोस्ट और इसके अंदर आपने दे देना है यूआरएल। यूआरएल आपने कौन सा देना है, जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया है इसका एंड पॉइंट, इसको आप यहाँ से कॉपी करो और इसके अंदर आपने दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका ये एंड पॉइंट ख़त्म हो रहा है ना, उसके बाद आपने लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आपने करली ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी आपने यहाँ पे फील्ड क्रिएट की थी, नेम आपने क्रिएट किया था, इसके अंदर आपने ईमेल क्रिएट किया था और फ़ोन नंबर, आपने सेम उनको यहाँ पे लगाना है, नेम। और यहाँ पे आप इसकी वैल्यू कस्टम भी लिख सकते हो, जिस तरह से मैं यहाँ पे इसकी जी कर देता हूँ। इंटर करूँगा तो नेम के अंदर जी वाली वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन मैंने चूँकि इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है फार्म वाली, तो यहाँ पे जो इसके ये वाले नेम आ रहे हैं ना, सेट नेम वाले नहीं, सेट नेम वाले हमारा डाटा चेंज होगा तो उसको अपडेट करते हैं यूज स्टेट की मदद से। लेकिन इसके अंदर हमने वैल्यू लगा देनी है नेम और उसके बाद आपने दे देना है इसको ईमेल। ईमेल के अंदर हम सेम हमारी ईमेल वाली वैल्यू यूज़ करेंगे और उसके बाद फ़ोन, और फ़ोन के लिए हम यहाँ पे इसकी वैल्यू कर देंगे फ़ोन। और अगर आपके ये नेम सेम हो ना, जिस तरह से ये हमारे नेम ईमेल फ़ोन है, हमने तो सेम नाम रखे हुए हैं, तो इसके लिए आप सिंगल इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस है, इसमें आपका कोई एरर नहीं आता। और अगर आपके नेम डिफरेंट होंगे तो आप यहाँ पे डिफरेंट कर सकते हो। जिस तरह से अगर मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू नेम रखी, अगर यहाँ पे यूज़र नेम होती, तो ये जो नेम है ना, ये वाला कीवर्ड जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला नेम, ये आपका है ये वाला जो आपने इसके अंदर दिया था इस API के अंदर। और जो आपका है ये सेकंड नेम, ये आपका है फार्म वाला, कि जो वैल्यू आपकी फार्म से आनी है, जो डाटा ना, वो नेम है। ठीक है, इनको हमने कंपेयर किया एक दूसरे के जो इसके अंदर डाटा होगा इस नेम वाली फील्ड के अंदर, वो कर दो इसके इक्वल। जब इसके इक्वल होगा तो एक्सेस को हमने एक मेथड दिया है, एक उसको हमने फंक्शन लगाया पोस्ट का, कि ये डाटा पोस्ट हो जाएगा। जब भी एक्सेस को हम देते हैं कि पोस्ट, तो इसने डाटा को इंटर करना होता है डाटाबेस के अंदर। और लास्ट में हमने यहाँ पे लगा देना डॉट देन हमारा प्रॉमिस है, और यहाँ पे हम इसको चेक कर लेंगे। और यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे इसको अलर्ट बॉक्स लगाएंगे। अलर्ट बॉक्स के अंदर जस्ट हम लिख देंगे डन। अगर हमारा डाटा इंटर होता है तो हमारे पास डन शो हो जाए अलर्ट बॉक्स के अंदर, और ये हमारा ऐड आइटम के ऊपर होगा। अब फार्म के ऊपर आते हैं। अब इसके अंदर कोई भी मैं वैल्यू दे देता हूँ, यहाँ पे बाबर देता हूँ, ईमेल के अंदर बाबर @gmail.com, और इसके अंदर कोई भी हम नंबर दे देते हैं। उसके बाद ऐड आइटम के ऊपर मैंने क्लिक किया तो इसको मैं चेक करता हूँ। अच्छा, मे भी नेट की वजह से थोड़ी सी देर ले रहा हूँ। अच्छा, इसको यहाँ पे चेक करते हैं, तुम्हारा कोई एरर नहीं आ रहा, इसको इंटर करेगा लेकिन मे भी थोड़ी सी देर ले। अब ये आ गया, ये हमारे पास डन आ गया, क्योंकि मेरा जो नेट है ना, वो चल रहा है मोबाइल से, वाईफाई वाला नहीं चल रहा। मोबाइल की हॉटस्पॉट ऑन है, और जब हम इसको लगातार इस्तेमाल नहीं करते तो हमारा नेट स्लो चलने लग जाता है। तो इस वजह से मेरे पास थोड़ी सी ये स्पीड इशू हो रहा है। नहीं तो उसी वक्त जब आपके पास नेट सही चल रहा होता तो उसी वक्त ये आपका डाटा जो है वो इंटर हो जाता है। अब इसको यहाँ से ओके करूँगा तो अब ये हमारी एक ही आइटम ऐड होगी। इसके अंदर हमारे पास ईमेल बाबर @gmail.com, फ़ोन आ गया, और उसके बाद फ़ोन नंबर, नेम इसका बाबर आ गया, और ID हमारे पास आ गई। तो ये हमारा डाटा इंटर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि एक और आइटम यहाँ पे ऐड करवाते हैं। बाबर की बजाय यहाँ पे मैं कर देता हूँ साबिर, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ साबिर। ठीक हो गया। और उसके बाद ऐड आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से करेंगे रीलोड। अब इसको यहाँ जब तक यहाँ पे डन आएगा तो उसके बाद हम उसको वहाँ पे रीलोड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डन हो गया। अब इसके ऊपर हम यहाँ से रीलोड करेंगे तो ये हमारे पास सेकंड आइटम आ गई। फर्स्ट हमारे पास आ गई ईमेल बाबर, फ़ोन, और ये आ गया, और सेकंड में हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई साबिर वाली। अब आपका जो डाटा वो डाटाबेस के अंदर इंटर हो गया। अब एक इशू हमारे पास आ रहा है कि जब इसके ऊपर हम ऐड आइटम के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो हमारे पास कोई अलर्ट बॉक्स नहीं आ रहा कि आपका जो डाटा वो ऐड हो गया, और ये हमारे पास फॉर्म है वो भी फिल है। अब इसको आप खाली करने के लिए यहाँ पे एक मेथड इस्तेमाल करोगे कि जहाँ पे आपके पास ये डन हो रहा है ना, ये वाला अलर्ट। अब इस अलर्ट के बजाय इसके ऊपर यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाओ, और कांस्टेंट को आप नाम दे दो जिस तरह से आपने ये स्टेट यूज़ किया अलर्ट, और सेकंड आप यूज़ करो सेट अलर्ट, और यहाँ पे इसके अंदर यूज़ स्टेट, और यहाँ पे ठीक हो गया। अब ये जो अलर्ट है आप इसके साथ लगा दो H1 के साथ अलर्ट। अब अलर्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम इसकी वैल्यू कर देंगे
सेट अलर्ट, और सेट अलर्ट के अंदर हम वैल्यू कर देंगे इसकी डाटा एडेड। ठीक हो गया। और ये जो आपकी बाकी वैल्यूज़ आ रही हैं जिस तरह से आपका सेट नेम और बाकी सारी, उसको हम कर देंगे यहाँ पे खाली, सेट नेम भी खाली। सेकंड हमारे पास आ रहा है सेट ईमेल, और सेट ईमेल भी हमारे पास यहाँ पे खाली हो जाएगा। अब इसको आपने एक ही लाइन के अंदर लिखना है तो आपने ये सेमीकोलन लगा देनी है, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगा। अगर आप इसको लाइन बाय लाइन लिखोगे 1 बाय 1 तो अब कोई मसला नहीं, अगर एक ही लाइन में लिखना है तो आपने सेमीकोलन लगा देनी है। उसके बाद सेट फ़ोन, यहाँ पे सेट फ़ोन आ गया। ठीक हो गया। और लास्ट पे आप इसके बस इसको यहीं तक रहने दो। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जैसे कोई डाटा इंटर करेंगे, अब मैंने इसके अंदर यहाँ पे आंसर ऐड करवाता हूँ और answer@gmail.com। उसके बाद नंबर इसके अंदर कोई भी इंटर करके जैसे ऐड एटम के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वाला डाटा हमारे पास ऐड हो गया। हमारे पास यहाँ पे लिखा आ गया डाटा एडेड, और अगर इसको हम यहाँ पे चेक करें तो ये हमारा डाटा यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। अब ये हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ रहा है ना, अब देखो यहाँ पे भी आपका डाटा आ गया। अब जो हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ रहा है, अब अलर्ट बॉक्स को यहाँ पे आप लगा दो स्पैन टैग के अंदर ताकि थोड़ा सा हमें अच्छा नज़र आए। तो स्पैन टैग के अंदर और यहाँ पे अब ये जो स्पैन टैग है ना, हम आते हैं style.css के अंदर, हमने यहाँ पे h1 को सिलेक्ट किया हुआ था, यहाँ पे h1। अब h1 के अंदर जो हमारे पास स्पैन का टैग है उसको हम टारगेट करते हैं स्पैन टैग, और स्पैन टैग को हम यहाँ पे लगा देंगे फ़ॉन्ट साइज़ को हम लगा देंगे थोड़ा सा कम 16 पिक्सल, और साथ में हम इसको कलर थोड़ा सा और लगा दें। कलर आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर लो, मैं यहाँ पे ग्रीन को एक दफ़ा सिलेक्ट किया। अब इसको यहाँ पे करते हैं तो ये हमारे पास आ गया डाटा एडेड, ये हमारे पास ग्रीन में आ गया। ठीक हो गया। जब भी आप आइटम ऐड करोगे, ऐड आइटम के ऊपर क्लिक करोगे, आपका डाटा ऐड होगा तो आपके पास ये वाला जो अलर्ट है वो आ जाएगा कि आपका डाटा जो है वो ऐड हो गया। अब हमने डाटा को ऐड कर लिया। अब हम देखते हैं व्यू फॉर्म को। अब डाटा को गेट करने के लिए या व्यू करने के लिए आपने व्यू कंपोनेंट के अंदर आ जाना है। इसके ऊपर आपने सबसे पहले एक्सियस को इंपोर्ट कर लेना है। उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इंपोर्ट एक्सियस फ्रॉम एक्सियस, यहाँ पे एक्सियस, ये आ गया। अब इसको हमने यूज़ करना है तो यहाँ पे आप एक लगाओगे फंक्शन, यहाँ पे आपने लगा देना एक फंक्शन लगाया। फंक्शन को आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं इसको नाम का दे देता हूँ गेट डाटा, और इसके अंदर कोई आपने पैरामीटर नहीं देना, जस्ट आपने इसको एज इट इज़ रहने देना है। उसके बाद आपने इसको देना है एक्सियस.गेट, और गेट का मतलब होता है कि आपने डाटा लेना है। कहाँ से आपने लेना है? हमने लेना है डाटाबेस से। तो इसकी जो डाटाबेस है वो है इसका एंड पॉइंट और यूआरएल, जिसके ऊपर आप इसका डाटा इंटर कर रहे हो ना, सेम आपने इसी से गेट करना है। तो यहाँ पे आप इसको दे दोगे एक्सियस.गेट आइटम, कि आपकी जो आइटम है वो गेट हो जाए, और जब आपका ये यूआरएल वर्क करने लग जाए दैन हमारे पास प्रॉमिस आ जाए, और प्रॉमिस के अंदर हमारे पास रिस्पॉन्स और फिर एरो फंक्शन यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे कंसोल के अंदर प्रिंट। कंसोल के अंदर हम प्रिंट करवा देंगे कि ये जो रिस्पॉन्स है ये आ जाए। रिस्पॉन्स आ गया। अब ये जो गेट डाटा है ना, इसको आपने लगा देना यूज़ इफ़ेक्ट के ऊपर, क्योंकि जब भी आपने कोई फंक्शन कॉल करना होता है रिएक्ट के अंदर तो आप उसको सिंपली इस तरह से कॉल नहीं कर सकते जिस तरह से हम नॉर्मल फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती। उसके लिए आप यूज़ करते हो यूज़ इफ़ेक्ट का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेट लगाएंगे ताकि हमने इस डाटा को स्टोर भी तो करवाना है। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट और डाटा, और फिर उसके बाद सेट डाटा, और यहाँ पे आप लिखो दोगे यूज़ स्टेट, और यूज़ स्टेट के अंदर आप सिंपली आप एरे ले लोगे। जब आप यूज़ स्टेट का इस्तेमाल करोगे ऑटोमेटिकली आपका स्टेट ऊपर यहाँ ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका इंपोर्ट ना हो तो आपने डायनामिकली खुद से कर लेना है। अब जहाँ पे आपका ये जो गेट डाटा ख़त्म हो रहा है, उसके बाद आप यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट का इस्तेमाल करो। यूज़ इफ़ेक्ट भी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इसका हुक है रिएक्ट का। तो इसके अंदर भी हम डाटा या कोई फंक्शन बाद में कॉल करते हैं। जब हमने एक दफ़ा लगा दिया, अब उसको हमने कॉल करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यूज़ इफ़ेक्ट का। तो उसके लिए आपने सिंपल जिस तरह से आप नॉर्मल फंक्शन लगाते हो सेम उस तरह से आप यहाँ पे लगाओगे यहाँ पे। और ये जो आपका आ रहा है गेट डाटा, इसको आप यहाँ पे लगा दो गेट डाटा, और लास्ट पे आप इसको यहाँ पे एक एम्प्टी एरे लगा दो, दैट्स इट। इसको आपने लगा दिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आना है, और इसके कंसोल में आपने चेक करना है कि आपका जो डाटा है वो आ रहा है कि नहीं। अब ये देखो हमारा डाटा आ रहा है, एरे आ रहा है पूरा। इसके अंदर हमारे पास कन्फिग्रेशन, हेडर, स्टेटस, रिक्वेस्ट, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हमें गारज है जस्ट इस डाटा से। तो ये हमारे पास डाटा भी आ रहा है। अब इसको गेट करने के लिए आगे हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट डाटा।
जब आप रिस्पॉन्स डॉट डाटा लिखेंगे तो हमारा जो डाटा है वो सिर्फ प्रिंट होगा हमारे पास। ये देखो हमारे पास सिर्फ डाटा आ रहा है। अगर हमें इसकी कन्फिग्रेशन चाहिए तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे कन्फिग्रेशन के आगे अगर हमें ENV चाहिए तो हम यहाँ पे ENV के आगे हमें चाहिए ब्लोब, तो उसको मतलब जो भी हमने आगे आगे वैल्यू को गेट करना है उसके लिए हम जस्ट इसके आगे आप डॉट डॉट और उसके आगे जो वैल्यू वो लगाते जाओगे। अब हमें रिस्पॉन्स के आगे सिर्फ डाटा चाहिए तो हमने जैसे रिस्पॉन्स डॉट डाटा लिखा हमारे पास डाटा आ गया। अब अगर डाटे के आगे मुझे जस्ट IDs चाहिए तो मैं इसके आगे लिखूंगा जस्ट डॉट ID। अब अगर इसको मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरे पास सिर्फ जो IDs है ना वो प्रिंट हो गया। अभी मेरे पास ना अनडिफाइन आ रहा है क्योंकि अभी हम इसके अंदर डाटा के अंदर ID को नहीं गेट कर रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ पे नेम लगा देता हूँ जो उसका प्रॉपर कीवर्ड है यहाँ पे। अच्छा हमारे पास अभी इसको भी गेट नहीं कर रहा, क्योंकि इसको इसलिए नहीं गेट कर रहा क्योंकि ये आपका डाटा है लूप के अंदर, एक एरे के अंदर डाटा है। इसको गेट करने के लिए आपको एक लूप ही लगाना पड़ता है, तब आपका डाटा जो है ना वो यहाँ पे गेट होना है। अब ये बिल्कुल ठीक है, ये वर्क नहीं कर रहा, जस्ट इसने डाटा को प्रिंट करवाना है, बिल्कुल ठीक वर्क ये यहाँ तक वर्क कर रहा है। अब ये आपका ये सेट स्टेट है ना, आपने इसके अंदर ये वैल्यू दे देनी है सेट डाटा, और सेट डाटा के अंदर आप लगा दोगे ये रिस्पॉन्स और डाटा। इसको यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे लगा दो रिस्पॉन्स डॉट डाटा, ये लग गया। और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो आपका आ रहा है ना सेट डाटा, और ये आपका डाटा ये वाला, अब इसके थ्रू आप इसको यहाँ पे नीचे कॉल कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आपका व्यू फॉर्म आ रहा है, इसके नीचे आप एक टेबल लगाओ और टेबल के अंदर आप इसको गेट कर लो। तो यहाँ पे मैं टेबल एक सेट करूँगा, टेबल, यहाँ पे टेबल के अंदर एक TR का टैग, और यहाँ पे टेबल TR, और TR के अंदर हम लगाएंगे सॉरी TR नॉट TD, TR और TR के अंदर हम लगाएंगे कुछ TH, टेबल हेडिंग। सबसे पहले हम इसको देंगे यहाँ पे नेम, या इसको हम ID रख देते हैं ID, और उसके बाद हम इसी को यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे 2-3 दफ़ा। अब सेकंड हमारे पास आ रहा है नेम, तो यहाँ पे लिखूँगा नेम, और थर्ड में हमारे पास है ईमेल, तो यहाँ पे हमने ईमेल लिख दिया। और उसके बाद हमें चाहिए फ़ोन, तो यहाँ पे हमने लिख दिया फ़ोन। फिर हमें डिलीट और अपडेट वाले बटन चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा डिलीट। और फिर हमें चाहिए यहाँ पे अपडेट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपडेट या एडिट, जो भी आप लिखना चाहो। अब इसी को यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे। अब यहाँ पे आपके पास आ रहे ना TH, हमें यहाँ पे चाहिए TDs, तो उससे पहले ये जो हमारे पास TR है ना, इसको हमने लगाना है एक लूप के अंदर। तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं मैप। जब भी आपके पास एक डाटा आ रहा है एरे के अंदर, अब उस एरे के डाटा को आपने डीस्ट्रक्चर करके अपनी डिव्स के अंदर, अपने LI टैग्स के अंदर लिखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं करली ब्रैकेट्स और उसके बाद डाटा डॉट मैप। ठीक हो गया, मैप के अंदर आप इस तरह से कीवर्ड लगाते हो और उसके बाद करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे अब इसके ऊपर यहाँ पे आप लगा देते हो आइटम। और ये आपने एक गलती अक्सर करोगे, जो मैं भी करता था, ये आपने करली ब्रैकेट्स लगानी है जब आप गलती करोगे, लेकिन यहाँ पे आपने करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करना, आपने यहाँ पे यूज़ करना छोटी ब्रैकेट्स था, जिससे हम पेरेंथेसिस बोलते हैं। जब आप पेरेंथेसिस का इस्तेमाल करोगे तब ये आपका वर्क करेगा। जब अब आप करली ब्रैकेट इस्तेमाल करोगे तब ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये एक मैप मेथड है, कोई अलग से फंक्शन नहीं है। जब आपने मेथड इस्तेमाल करते हो तब करली ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं होती हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे लगाना है TR, यहाँ पे लग गया TR। उसके बाद आपने लगा देना यहाँ पे TD। अब TD के अंदर यहाँ पे आप गेन करली ब्रैकेट्स के अंदर जस्ट अब आइटम। अब ये जो आइटम है ये हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, आइटम डॉट ID। अब जैसे इसको लेकर सेव करोगे, अपने आओगे पेज के अंदर, यहाँ पे आपकी जितनी भी IDs हैं, जितना आपने डाटा इंटर किया वो हमारे पास आ रहा है, 1 2 3 IDs आ गई। उसके बाद हमें चाहिए नेम और बाकी सारा कुछ, तो यहाँ पे हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ID के बाद हमें नेम चाहिए, फिर हमें चाहिए इसकी ईमेल IDs, और फिर हमें चाहिए इसके फ़ोन नंबर, और ये जो ID है ये वाली, बल्कि ID के बजाय हमें यहाँ पे चाहिए बटन्स, तो यहाँ पे बटन हम कर देंगे। बटन के अंदर सबसे पहले हमें डिलीट वाला चाहिए, तो डिलीट किया। अब इसी को कॉपी पेस्ट किया। फिर हमें चाहिए अपडेट वाला, तो हम यहाँ पे कर देंगे अपडेट। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास डिलीट वाला भी हो गया और अपडेट वाले दोनों बटन भी आ गए, और जितना भी डाटा था वो भी हमारा मैप होके हमारे पास आ गया। अब ये जो टेबल है इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। उसके लिए आपके पास ये जितना भी कोड आ रहा है इस सब को आप एक जो डिव है उसके अंदर रैप करो। आप यहाँ पे लिखेंगे कि डिव, और डिव को हम यहाँ पे लगा देंगे क्लास,
और इसको हम क्लास लगा देंगे यहाँ पे व्यू डाटा या व्यू कंपोनेंट, जो भी आप लगा दो। मैं यहाँ पे लगाऊंगा व्यू अंडरस्कोर कंपोनेंट। ठीक हो गया। अब जितना भी ये कोड है सारा हम यहाँ पे इसके अंदर लिख देंगे। इसके अंदर लिखा और थोड़ा सा इसको हम अलाइन कर लेते हैं ताकि कोड हमारा अच्छा नज़र आए यहाँ पे, और ये आ गया। ठीक हो गया। अब टी आर हमारे पास यहाँ पे एंड हो रहा है। अब ये जो आपके पास H1 की हेडिंग आ रही है ना, ये वाली इसको भी हम थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं। अब इसके अंदर आप अलर्ट बॉक्स वगैरह लगाना चाहो, चलिए वो आप बाद में लगाएंगे, लेकिन पहले इसको स्टाइल करते हैं। अब इसको कॉपी किया, स्टाइल और CSS में आएंगे और यहाँ पे एक लगाएंगे कमेंट। यहाँ पे ऊपर वाला जितना भी हमारा कोड था वो हमारे पास है ऐड फॉर्म वाला, इसके नीचे हमारे पास जितना भी कोड होगा वो हमारे पास होगा व्यू कंपोनेंट के लिए। अब व्यू कंपोनेंट के ऊपर हमने ये कुछ CSS अप्लाई कर दी है, उसके बाद हमारा व्यू कंपोनेंट कुछ इस तरह से नज़र आने लग गया। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जब हम डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आइटम जो है वो डिलीट किस तरह से हो। उसके लिए हम आएंगे अगेन व्यू कंपोनेंट के ऊपर और यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ डिलीट बटन, इसके ऑन क्लिक के ऊपर हम लगाएंगे ऑन क्लिक, कि जब इसके ऊपर क्लिक किया जाए देन हमारे पास एक फंक्शन जो है वो वर्क करे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक खाली एम्प्टी एरो फंक्शन लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डेल डिलीट, या हम लिखेंगे डेल हैंडलर और यहाँ पे इसके अंदर हम वैल्यू देंगे इसको आइटम डॉट ID। ठीक हो गया। अब ये जो डिलीट हैंडल है इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम एक कांस्टेंट डिफाइन करेंगे जहाँ पे आपके पास गेट डाटा आ रहा है और यूज़ इफेक्ट आ रहा है इसके दरमियान में। सबसे पहले आप यहाँ पे कमेंट कर दो कि ये हमारा डिलीट हैंडल है और उसके लिए आप यहाँ पे लिखो, यहाँ पे कांस्टेंट लगाओ और इसको आप लगा दो यहाँ पे डिलीट हैंडल और यहाँ पे हम लगा दो इसको ID इक्वल किया और ID यहाँ पे फिर इक्वल लगाया और यहाँ पे एरो फंक्शन इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो एक्सियस डॉट डिलीट, यहाँ पे हमने डिलीट दिया और डिलीट के बाद आपने इसके अंदर यूज़ करने हैं बैक टिक्स। बाकी आप यूज़ करते हो ये कॉलन, इसके अंदर आपने यूज़ करने हैं बैक टिक्स, इसके अंदर यहाँ पे बैक टिक्स। अब ये वाला जो URL है सेम इस URL को आप यहाँ से कॉपी करोगे और इसके अंदर दे दिया, लेकिन इसके लास्ट के ऊपर आपने $साइन और करली ब्रैकेट्स के अंदर ID पास कर देंगे। ठीक हो गया। इससे क्या होगा कि ये वाला URL आपका वो वाली ID का बनेगा जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और लास्ट पे हम यहाँ पे प्रॉमिस कर देंगे, डन कर देंगे डॉट देन कि अगर हमारे पास ये कम्प्लीटली वर्क करने लग जाता है देन क्या करो, देन हमारे पास एक फंक्शन चला दो, एक हमें मैसेज शो करवा दो और उसमें हमारे पास क्या होगा कि हम यहाँ पे शो करवा देंगे कि आइटम हैज़ बिन डिलीटेड, या उससे पहले हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे गेट डाटा। तो हमारे पास जो डाटा है वो गेट हो जाएगा। अब जैसे मैं डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है एक फेल्ड स्टेटस 404, लेट मी चेक कि कहाँ पे आ रहा है। गेट डाटा भी हमारे पास ठीक है, एक्सियस डॉट डिलीट हैंडलर। और तो एरर हमारे पास ये था कि हमने यहाँ पे ये बैकटिक्स भी इस्तेमाल किया था और ये हमने कॉलन भी लगा दिया था, तो ये हमारे पास एरर था। अब इसको हम ख़त्म करते हैं। अब इसके ऊपर हम चेक करते हैं इसको। अब डिलीट के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास आइटम जो है वो डिलीट हो जाएगी, थोड़ी सी देर लेगी बेस्ड ऑन इंटरनेट स्पीड। अब ये देखो ये डिलीट हमारे पास आइटम हो गई। अब इसके ऊपर भी हम एक अलर्ट बॉक्स शो करवा देते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एक लगा देंगे कांस्टेंट अलर्ट और सेट इसको कर देंगे सेट अलर्ट, यहाँ पे सेट अलर्ट और यूज़ करेंगे यूज स्टेट का यूज स्टेट के अंदर हम इसको एम्प्टी रखेंगे और इस अलर्ट को हम कॉल कर देंगे इस फॉर्म के ऊपर। ये व्यू फॉर्म है ना, इसके साथ हम इसको भी शो करवा देंगे स्पैन टैग के अंदर। स्पैन का टैग लेंगे यहाँ पे स्पैन टैग और स्पैन टैग के अंदर हम करली ब्रैकेट्स के अंदर इसको भी शो करवा दिया। अब स्पैन टैग को हम एक क्लास लगा देंगे, क्लास इसको हम लगा देंगे अलर्ट। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं। तो अब जैसे डिलीट बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए कि डिलीट हो गया आइटम। अच्छा, ये इसलिए नहीं हो रहा कि इसके ऊपर हमने नहीं लगाया सेट अलर्ट को हमने वैल्यू नहीं दी।
तो सेट अलर्ट, और सेट अलर्ट के अंदर हम लगा देंगे यहाँ पे डाटा हैज़ डिलीटेड। ठीक हो गया। अब इसको चेक करेंगे। अब जैसे डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेक्स्ट कि डाटा हैज़ डिलीटेड। तो ये हमारे पास आ गया डाटा हैज़ डिलीटेड। अब इसके ऊपर थोड़ी सी CSS अप्लाई कर देते हैं। अब डाटा को अपडेट करने के लिए जहाँ पे आपने डिलीट वाला लिंक लगाया था ना डिलीट बटन के ऊपर, सेम आप इसी को कॉपी पेस्ट कर लोगे और यहाँ पे आपने जस्ट फंक्शन का नाम चेंज करना है। जहाँ पे आप यूज़ कर रहे थे डेल हैंडलर, यहाँ पे आपने यूज़ करना है अपडेट हैंडलर, या आप इसको कोई और नाम रखना चाहो तो वो भी आप रख सकते हो। मैं इसका नाम रख देता हूँ अपडेट हैंडलर। अब इसी को हमने डिफ़ाइन करना है। तो यहाँ पे आपने डिलीट हैंडलर डिफ़ाइन किया था, इसके नीचे आपने कर देना इसको अपडेट हैंडलर। लेकिन इसके ज़रिए हमारा डाटा अपडेट नहीं होगा। इसकी मदद से हम डाटा को अगेन गेट करेंगे, गेट करके अगेन किसी और फॉर्म में शो करवाएंगे, फॉर्म मतलब इनपुट्स के अंदर, और फिर वहाँ से हम उसको अपडेट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको अगेन कांस्टेंट देंगे, कांस्टेंट, और इसका नाम, फिर आगे करली प्रिंसेस, फिर करली ब्रैकेट, जिस तरह से हम कोई भी एरो फंक्शन लगाते हैं। उसके बाद एक्शियस डॉट गेट, और गेट के अंदर आप अगेन बैकटिक्स, और ये वाला URL जो आप डिलीट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये वाला URL आपने कॉपी करना है और इसके अंदर लगा देना है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमारी ID भी आ गई और यहाँ पे भी आपने इसकी ID पास कर देनी है। अब इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना, अगर आप यहाँ पे ID पास नहीं करोगे, ये वाली ID जिसके ऊपर ये क्लिक करके आ रहा है, तो आपकी जो वर्किंग है वो नहीं होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने प्रॉमिस लगा देना डॉट देन, कि अगर आपके पास ये डाटा आ जाता है देन क्या करो, देन हमारे पास एक प्रॉमिस हो जाए, एक प्रॉमिस चल जाए। कौन सा? उसमें हम रिस्पॉन्स देंगे इसको कीवर्ड, और कंसोल के अंदर हम क्या प्रिंट करवा देंगे, कंसोल के अंदर हम प्रिंट करवा देंगे इस रिस्पॉन्स को। ठीक है, सेव किया। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अब इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट, और कंसोल में अब जैसे मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ मेरे पास नीचे यह डाटा आ गया। ये देखो डाटा आ गया। अब इसको मैं अगेन क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये क्लिक किया तो थोड़ी सी देर लगेगी। अब ये देखें, ये हमारे पास नीचे डाटा आ गया। तो इस तरह से डाटा हमारे पास नीचे आ रहा है। अब जो डाटा हमारे पास नीचे आ रहा है ना, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने लेके जाना है अगेन किसी फॉर्म में। तो जब भी हमने फॉर्म में लेना है उसके लिए हमने स्टेट का इस्तेमाल करना है। अब एक तो हमने स्टेट यहाँ पे इस्तेमाल की, ये वाली। अब यहाँ पे हमने अगेन स्टेट्स डिफाइन करनी है। तो उसके लिए हम अगेन कांस्टेंट लेंगे। बहुत ही सिंपल है, आपने एक दफ़ा इसको कर लिया तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम स्टेट लेंगे इसके लिए माई ID, और उसके बाद सेट ID। इसको आप ना भी लो तो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन आप इसको एक दफ़ा लगा लो ताकि आपके सारे जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और सेम उस तरह से हम एक और कांस्टेंट लेंगे। अब पहले हम यूज़ कर रहे थे नेम और अपडेट नेम, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यू नेम। यू में नेम मतलब अपडेट नेम। ठीक हो गया। और सेट यू नेम, यहाँ पे हमने थोड़े से नेम चेंज रख लेने हैं। सेम भी रख लो तब भी कोई मसला नहीं, क्योंकि हम कांस्टेंट के अंदर लिख रहे हैं, लेकिन ताकि आपको बाद में याद रहें इसलिए हम यू नेम और सेट यू नेम के नाम से कर देंगे। इसको 3 दफ़ा कर दो नीचे। अब यहाँ पे आपका यू नेम आ रहा था, वहाँ पे आप कर दो यू ईमेल, और यहाँ पे आप कर दो सेट यू ईमेल, सेट, बल्कि इसको हम अंडरस्कोर की मदद से कर देते हैं, अंडरस्कोर यू अंडरस्कोर ईमेल। ठीक हो गया। और सेम इसको हम यहाँ पे भी लगा देते हैं, और यहाँ पे भी, यहाँ पे आपके ईमेल आ रहा था वहाँ पे आप लगा दो इसको नेम फर्स्ट वाले को, और लास्ट वाले को आप इसको लगा दो यहाँ पे फ़ोन। और सेम इस तरह से यहाँ पे यू अंडरस्कोर नेम, यू अंडरस्कोर ईमेल, यू अंडरस्कोर ईमेल। ठीक हो गया। और लास्ट में सेम इस तरह से यू अंडरस्कोर फ़ोन। तो आपका ईमेल आपका लग गया, इसमें ईमेल लग गई, इसमें नंबर लग गया और नेम आ गया। तो अब आपने क्या करना है कि इनके अंदर आपने डाटा को स्टोर करवा लेना है। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, कंसोल के नीचे आओ, और ये आपका जो सेट यू नेम है, सेट यू नेम, इसके अंदर आओ, सेट यू नेम, और इसके अंदर आप रिस्पॉन्स के अंदर डाटा कीवर्ड के आगे आपका नेम, उसको गेट करो। जिस तरह से अगर आपको मैं कंसोल के अंदर दिखाऊँ तो ये देखें, अब डाटा के अंदर हमारे पास ईमेल, ID और फ़ोन आ रहा है। अब इसको हमने यहाँ पे इसके अंदर अपडेट करना है। तो सेम इस तरह से सेट यू नेम, सेट, इसके अंदर हमारे पास हो गया रिस्पॉन्स, डाटा और नेम। इसको 3 दफ़ा कर लो।
अब यहाँ पे आपका यूज़ कर रहे थे ईमेल, यहाँ पे आप लगा दो ईमेल और यहाँ पे आप लगा दो इसका फ़ोन नंबर। ठीक हो गया। और यहाँ पे नेम के बजाय आप कर दो यहाँ पे ईमेल और लास्ट पे आप कर दो इसको फ़ोन। ठीक हो गया। अब इसको सेव करते हैं। अब उसके बाद हम करेंगे कि ये जो डाटा है इसको हमने लेके जाना है अगेन और फॉर्म के अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक अलग से कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। उसके लिए यहाँ मैं एक फोल्डर नहीं एक फ़ाइल लूँगा, उसको हम नाम देंगे जिस तरह से हम रख रहे हैं ऐड कंपोनेंट, यहाँ पे हम कर देंगे अपडेट अंडरस्कोर कंपोनेंट डॉट JS। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आपने अपडेट कंपोनेंट वाला जो है फॉर्म वो क्रिएट करना है। उसके लिए आप सिंपली आप जिस तरह से नॉर्मल कंपोनेंट्स लगाते हो अपडेट और फॉर्म और इक्वल प्रिंसेस, यहाँ पे इसके अंदर आप रिटर्न के अंदर एक फॉर्म लगाओगे रिटर्न। अब सेम उसी तरह से एक डिव जिस तरह से हमने ऐड फंक्शन के अंदर लगाया था, इसको क्लास इसको लगाएंगे अपडेट अंडरस्कोर फॉर्म और इसके अंदर एक हेडिंग H1 की हेडिंग अपडेट फॉर्म और इसके अंदर हम इसके नीचे हम एक और डिव लेंगे डिव और इसको भी हम लगा देंगे क्लास, इसको हम क्लास लगा देंगे फॉर्म डिव और इसके अंदर हम लगा देंगे इनपुट्स के टैग इनपुट टाइप इसके हम कर देंगे यहाँ पे टेक्स्ट और यहाँ पे इसको कर देंगे क्लोज और इसको हम 3 दफ़ा ले लेंगे। एक हमारा हो जाएगा ईमेल के लिए, एक नेम के लिए और एक हमारे पास हो जाएगा फ़ोन नंबर के लिए और लास्ट पे हम एक बटन का टैग और बटन के टैग को हम लिख देंगे अपडेट। ठीक हो गया। अब सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारे पास अच्छा इस फॉर्म को हमने लगाना भी है तो यहाँ पे इसको पहले हम एक्सपोर्ट करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और अपडेट फॉर्म। अब ये अपडेट फॉर्म है ना, इसको आपने लगा देना है व्यू के अंदर, जहाँ पे आपके पास व्यू कंपोनेंट के अंदर, जहाँ पे आपके पास बाकी ऐड फॉर्म भी लगा हुआ है। यहाँ पे इंपोर्ट के बाद अपडेट फॉर्म। अब ये जो अपडेट फॉर्म है आप लगा दोगे लास्ट पर, बिल्कुल लास्ट पर, जहाँ पे आपका टेबल एंड हो रहा है ना, उसके बाद लास्ट पे आप इसको बस कॉल कर दोगे यहाँ पे। और अब इसको अगर हम यहाँ से चेक करें तो ये आपके पास नीचे फॉर्म आ रहा है। अब इस फॉर्म की डिज़ाइनिंग की आप टेंशन नहीं लें, डिज़ाइन जिस तरह से मैंने आपको डेमो में दिखाया था उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हम जैसे अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करें तो ये वाला डाटा इसके अंदर लेके आना है। अब उसके लिए आपने थोड़ा सा चीज़ों को समझना है कि ये वाला जो अपडेट फॉर्म है ये किसी और कंपोनेंट के अंदर है। अब इस डाटा को हमने उसके अंदर लेके जाना है, तो उसके लिए जितने भी ये इसके लगे हुए हैं सेट यू नेम, उसके बाद यू नेम और ये जितने भी इसके हैं कांस्टेंट लगे हुए, इन सब को हमने इसके अंदर डिफाइन करना 1 बाई 1। ठीक हो गया। आई होप इस चीज़ की समझ आपको होगी। सबसे पहले हम लेंगे इसका यू नेम। अब यू नेम के अंदर हम इसकी वैल्यू क्या देंगे यू नेम, ये ऊपर हमने लगाया था यू नेम वाला, ये वाला। अब यहाँ पे इसकी चाहे आप डैश रखना चाहो रख लो, नहीं तो अदरवाइज डिलीट भी करो तो आप भी कोई मसला नहीं। अब सेम नाम रखना चाहो सेम भी रख सकते हो, नेम आप इसको अलग भी दे सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं प्रिंसेस के अंदर वो आपने सेम रखनी है यू ईमेल। और सेम उस तरह से हम इसके अंदर लेंगे यू फ़ोन और इसको भी इक्वल करेंगे यू फ़ोन के यू फ़ोन। ठीक हो गया। अब ये जो आपके पास आ रहा था ना ये वाला यू ईमेल, यू नेम और यू फ़ोन, मतलब यू अपडेट। अब अपडेट वाले जितने भी वैल्यूज़ थी अब इसके अंदर डिफाइन होगी। अब जब भी इसको हम कॉल करेंगे दूसरे कंपोनेंट के अंदर तो ये वाली वैल्यू हमारे पास प्रिंट होंगी। आई होप आपको समझ आ रही होगी इस चीज़ की। अब इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो इसके बाकी कंपोनेंट्स हैं उनको भी लगा लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसके बाद आ रहा है यू अपडेट सेट अपडेट फ़ोन, इसकी बजाय हम इस पर लगा देते हैं नेम और इसको हम इक्वल करेंगे। इसके लिए भी हम सेम सेट और यू नेम वाला यू नेम ये वाला। ठीक हो गया। सेम उस तरह से सेट यू ईमेल और इसको भी हम इक्वल करेंगे सेट यू ईमेल के। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ पे सेट यू फ़ोन और इसको भी हम इक्वल करेंगे सेट यू
फ़ोन, ये हो गया। अभी हमारे पास इसके अंदर यू नेम भी पास हो गया, इसके बाद यू ईमेल भी और फ़ोन भी और बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब भी। अब आपने एक और काम करना है, इसको ना आपने एक लाइन के अंदर अगेन लिख लेना है। यहाँ पे यू नेम कॉपी किया और यू ईमेल, इसको भी आपने कॉमा लगाया और उसके बाद यू फ़ोन, ये जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं ना ये वाले, क्योंकि यहाँ पे हम आपको गेट करने आसान है यहाँ पे। और उसके बाद यू सेट यू नेम, उसके बाद सेट यू ईमेल और फिर हमारे पास आ गया सेट यू फ़ोन। ठीक हो गया। अब ये सारे 6 के 6 कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे भी आ गए। अब इसको यहाँ से काट कर लो। अब मैंने आपको इस फाइल के अंदर ही क्यों आपको बताया ये करके, क्योंकि अगर आप इसको अलग फाइल के अंदर करोगे तो एक एक आपको वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। अब एक ही दफ़ा हमने इसके अंदर लिख लिया और अब इसके अंदर हम इसको गेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप लगाओगे करली ब्रैकेट्स के बाद आप यहाँ पे इसको दे दोगे। अब इसकी जो वैल्यू है आप इसके अंदर दोगे वैल्यू और यहाँ पे आप लगा दोगे यू नेम। अब जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरे पास बाबर आ गया। ठीक है। अब इसके अंदर मैं ना कोई और आइटम भी ऐड कर देता हूँ, अंसर अली और answer@gmail.com और यहाँ पे हम कुछ भी नंबर दे देंगे। ऐड आइटम किया तो इसको यहाँ पे रीलोड करते हैं तो ये मेरे पास डाटा आ गया। अब ये देखें ये फॉर्म हम आइटम को ऐड करते हैं, ये हमारा रीलोड नहीं हो रहा। इसका भी सलूशन है, लेकिन हम पहले अपडेट कर लें फॉर्म को, उसके बाद आपको बताता हूँ कि जैसे हम ऐड आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे साथ ही हमारे पास जो डाटा वो नीचे ऐड हो। अब मैंने आंसर को अपडेट करना है, जैसे अपडेट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास इस फॉर्म के अंदर वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ये देखें आंसर अली मेरी वैल्यू आ गई। सेम उस तरह से जो आंसर अली की ईमेल है और पासवर्ड है फ़ोन है, उसके लिए हम अगेन यूज़ करेंगे वैल्यू यू ईमेल और जो लास्ट हमारे पास है वो है वैल्यू यू फ़ोन। तो इसके अंदर हमारे पास इसका फ़ोन नंबर भी आ जाए। अब इसको अगर देखो तो बाकी वैल्यू भी इसकी इनपुट्स के अंदर आ गई। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी किस तरह से हमने डाटा को लेना है और उसको हमने फिर ला के आगे पास करना है। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई कि किस तरह से ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। मैं तो आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ समझाने की, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और बिल्कुल स्लो लेके चल रहा हूँ वीडियो को, ताकि जितने भी मेरे बिगनर्स हैं जिन्हें भी इतना ज़्यादा नहीं पता उनको भी इस चीज़ की समझ आ जाए। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास है ना आईडी, अब हमने आईडी को भी पास करना है। अब व्यू के अंदर जो हमारे पास आईडी है इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं आईडी और आईडी इसको हम इक्वल कर देते हैं यहाँ पे। आईडी को भी यहाँ पे सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास माई आईडी और यहाँ पे माई आईडी करते हैं और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे सेट आईडी और सेट आईडी के अंदर हम जस्ट इसकी आईडी पास कर देते हैं। ये वाली जो आईडी हमारे पास आ रही है ना इसको पास कर दिए। अब अपडेट कंपोनेंट के अंदर हम यहाँ पे आईडी भी पास कर लेते हैं। अब आईडी को पहले चेक करते हैं कि आईडी हमारे पास वर्क कर भी रही है कि नहीं। अगर हमारे पास आईडी वर्क कर रही होगी देन हमारा बाकी काम जो है ना वो सही होना है। तो अब अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास आईडी परफेक्टली वर्क कर रही है। इसकी आईडी 2 हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होगी। अगर अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट वाले की, तो इसकी आईडी हमारे पास है 1, तो ये हमारे पास 1 आ गई। अब आपकी आईडी भी परफेक्टली वर्क कर रही है। अब इस आईडी को आपने क्या करना है, इस आईडी को आपने अपडेट बटन के ऊपर लेके जाना है, क्योंकि हमने इस बटन के ऊपर अब क्लिक करना है और हमारा जो डाटा है वो अपडेट होना है। उसके लिए हम यहाँ पे इसके ऊपर एक इवेंट लगाएंगे ऑन क्लिक और ऑन क्लिक के ऊपर हम लगा देंगे इसको एरो फंक्शन और एरो फंक्शन के ऊपर हम करेंगे अपडेट फॉर्म या अपडेट हैंडल, जो भी कर दो अपडेट हैंडल, और इसके अंदर हम पास कर देंगे आईडी को। ठीक हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जब भी मैं आता हूँ इसके ऊपर, अच्छा अपडेट हैंडल इज़ नॉट डिफाइन, अच्छा इसको हम कर देते हैं डिफाइन कर देते हैं ऊपर। यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे और अपडेट हैंडल इसको यहाँ पे इक्वल करेंगे और एरो फंक्शन यहाँ पे आ गया। अब एक चीज़ आपने नोट करनी है कि जब भी मैं इस फॉर्म के अंदर कोई चीज़ लिखने की कोशिश करता हूँ, मैं लिख नहीं सकता और इसके अंदर कोई भी आइटम मैंने डिलीट करनी है वो नहीं कर सकता। इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो मैं डिलीट नहीं कर सकता। अब इस चीज़ को किस तरह से फिक्स करेंगे, ये हमने सेट यू नेम, सेट यू ईमेल और सेट
जो यू फॉर्म लिए थे, अब ये इस यहाँ पे काम आने हैं। हम यहाँ पे करेंगे ऑन चेंज, कि जब भी हम इसके ऊपर चेंज करें, जब भी हम एलिमेंट को चेंज करें, देन हमारे पास क्या हो, ई मतलब एलिमेंट जिसके ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं उसको टारगेट करेंगे, और जो हमारे पास आ रहा है सेट नेम, इसको हम करेंगे और इसके अंदर हम लेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक हो गया। अब अगर इसके अंदर मैं कुछ भी चीज़ लिखता हूँ तो मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ, लेकिन बाकियों के अंदर नहीं लिख सकता। अब बाकियों के अंदर लिखने के लिए सेम इस लाइन को मैं कॉपी करूँगा और ये सब के अंदर लगा दूँगा, इधर भी और इधर भी। अब यहाँ पे आप आ रहा है सेट ईमेल, ईमेल के लिए आप यहाँ पे सेट ईमेल कर दो, और सेट फ़ोन के लिए आप यहाँ पे सेट फ़ोन कर दो। अब इसके अंदर आप सब के अंदर जो भी आप डाटा लिखना चाहो आप आराम से लिख सकते हो। ठीक हो गया। अब एक हमारे पास और फंक्शन है गेट आइटम वाला। अगर यहाँ पे आप देखो ना गेट डाटा वाला, तो अब गेट डाटा वालों को भी हम यहाँ पे पास कर लेते हैं। उसके लिए हम अगेन आएंगे यहाँ पे, जहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ को पहले गेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे गेट डाटा, और इसको भी हम गेट डाटा के इक्वल कर देंगे ताकि इस जो डाटा इसको भी हम गेट कर सकें। अगेन अपडेट वाले फॉर्म के अंदर ये गेट डाटा को भी पास कर लेंगे। अब ये जो अपडेट हैंडल है ना, इसके अंदर यहाँ पे आईडी पास करेंगे कि ये वाली आईडी हमारे पास यहाँ पे आ जाए, और उसके बाद जो हमारे पास एक्सियस है प्लगइन उसको लेंगे, यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट कर लेंगे पहले, इंपोर्ट एक्सियस फ्रॉम, ये एक तो मुझे नाम इसका प्रॉपर सही तरह से नहीं आता, एक्सियस या एक्सियस जो भी है, और इसको हम यहाँ पे लेंगे एक्सियस डॉट पुट। अब जब भी आपने डाटा को अपडेट करना होता है ना, उसके लिए आप यूज़ करते हो पुट का, और जो आप यूज़ कर रहे थे ये वाला लिंक अपडेट के लिए और डिलीट के लिए, सेम इसी लाइन को आपने कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे आपने बैकटिक्स लगा के बैकटिक्स के अंदर इसको लगा देना है आईडी को। इससे क्या होगा कि आपके मतलब आपको वहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा। अगेन जो हमारी एपीआई है उसके अंदर आप यहीं से इसको अपडेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाओ, करली ब्रैकेट्स। अब वहाँ पे हमारे पास नेम था, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यू नेम, और वहाँ पे हमारे पास है ईमेल, तो ईमेल तो हमारे पास क्या है, यू ईमेल, और वहाँ पे हमारे पास है फ़ोन एलिमेंट, और यहाँ पे हमारे पास है यू फ़ोन एलिमेंट। सेव किया, और लास्ट हम इसके ऊपर रिस्पॉन्स लगाएंगे डॉट देन, कि अगर हमारे पास ये अपडेट हो जाता है देन क्या करो, देन हमारे पास एक जो रिस्पॉन्स है वो चला दो कि एक हमारे पास इसका कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे, इसके अंदर क्या करो कि जो गेट डाटा ना उसको गेट कर लो। ठीक हो गया। और अब इसको चेक करते हैं। अब जैसे इसके ऊपर मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये डाटा हमारे पास अपडेट होगा। ये देखें डाटा हमारे पास अपडेट हो गया। अब आंसर अली को मैंने अपडेट करना है तो आंसर अली के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब आंसर अली वाला डाटा सारा हमारे पास इधर आ जाएगा इस इनपुट के अंदर। अब आंसर अली के बजाय यहाँ पे मैं ABCD जो भी लिखना चाहूँ वो लिख दूँगा। अब अपडेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वाला डाटा हमारे पास यहाँ पे अपडेट हो गया। ठीक हो गया। अब आपका अपडेट फॉर्म भी परफेक्टली वर्क कर रहा है, आपके मतलब CRUD ऑपरेशन आपका परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब सबसे पहले ये ऐड वाले को देखते हैं, फिर हम अपडेट वाले जो अपडेट फॉर्म है उसको डिज़ाइन करते हैं। जब भी हम ऐड आइटम के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये डाटा हमारे पास नीचे अपडेट क्यों नहीं हो रहा, तो बिल्कुल ही सिंपल सा मेथड है, उसके लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आपने ये लगाया हुआ ना ऐड फॉर्म, ये तो आपने व्यू के अंदर लगाया ना, यहाँ पे आप लगा दो गेट डाटा, जो ऊपर आप लगा रहे हो करली ब्रैकेट्स और गेट डाटा। ये जो आप डाटा को गेट कर रहे हो ना, आप इसके अंदर ये एट्रीब्यूट पास कर दो। फिर आ जाओ ऐड कंपोनेंट्स के अंदर, यहाँ पे आपने ये कंपोनेंट लगाया हुआ है उसके अंदर आप लोग करली ब्रैकेट्स के अंदर इसको पास कर दो गेट डाटा को। और जहाँ पे आपका ये जो डाटा पोस्ट हो रहा है ना, उसके बाद जाके इसको कॉल कर दो। दैट्स इट, इतना एक आपने करना है। जब भी आप इसके अंदर आप कोई भी आइटम लिखोगे, मैं इसके अंदर कोई भी नाम दे देता हूँ abc@gmail.com, नंबर इसके अंदर कोई भी ऐड कर देता हूँ, फिर किया ऐड आइटम। तो ये देखें अब अभी हमारे पास जो डाटा वो ऐड हो जाएगा। अच्छा अभी ये ऐड नहीं हुआ, आई थिंक ये जो है ना वो फंक्शन सही से कॉल नहीं होगा या इसको हमने सेव नहीं किया होगा, कोई मसला है, नहीं तो ये हमारे पास परफेक्टली वर्क करेगा। ये आ रहा है, अब परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, वो आपको पता है नेट की स्पीड भी इशू कर रही है, इस वजह से थोड़ा सा कर रहा है। अब देखिए इसने ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया, हमने कोई इस फॉर्म को अपडेट नहीं किया। अब इसके अंदर हम कोई और आइटम ऐड करके देख लेते हैं।
बूम, ये देखिए हमारे पास परफेक्टली वर्क कर रहा है फॉर्म। अब जो अपडेट फॉर्म है इसको डिज़ाइन करेंगे। इसके लिए हम आएंगे अपडेट कंपोनेंट्स के अंदर और ये जो अपडेट फॉर्म है इसको डिज़ाइन करेंगे। अब जो अपडेट फॉर्म की डिज़ाइनिंग है ना, इसको थोड़ा सा आपने समझना है, क्योंकि हमने इसको रखना है इस पेज के ऊपर ही, और जो हमारे पास ये जो नीचे डाटा है ये भी हमारे पास शो होता रहे। अब उसके लिए हम इसको CSS के अंदर लेके आएंगे और इसको हम पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट। यहाँ पे मैं अपडेट फॉर्म, यहाँ पे अपडेट फॉर्म, और सबसे पहले इसको लगाऊंगा पोजीशन एब्सोल्यूट। अब पोजीशन एब्सोल्यूट से क्या होता है कि आपका जो एलिमेंट है ना, आप उसको उसकी पेरेंट के अंदर कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं। अब मैंने पोजीशन इसको दी एब्सोल्यूट, हाइट इसको लगा देता हूँ 400 पिक्सल, और विड्थ इसको हम लगा देते हैं 40%। अब इसका बैकग्राउंड यहाँ पे लगा देते हैं इसको रेड, जस्ट चेक करने के लिए। टॉप इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे 50%, और लेफ़्ट से भी 50%। ट्रांसफॉर्म इसका ट्रांसलेट -50% और -50%, लेफ़्ट राइट से भी और टॉप बॉटम से भी। अब देखिए अब ये फॉर्म हमारा बिल्कुल सेंटर में आ गया सेंटर में। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ, और इसके ऊपर प्रॉपर जो थोड़ी सी स्टाइलिंग है वो कर देते हैं। तो ये वाला कोड यहाँ पे मैं लिख दूंगा। अब इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा, एक एक लाइन अगर मैं एंटर करने लग गया तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो आई थिंक ऑलरेडी भी काफ़ी लंबी हो चुकी होगी। अब हम क्या करेंगे, अपडेट फॉर्म के अंदर जो हमारे पास इनपुट के टैग्स हैं उनको स्टाइल करेंगे। अब इसके अंदर ना एक ट्रिक है, वो मैंने आपको ट्रिक समझानी है दरअसल, और कोई बात नहीं तो मैं इसको भी थोड़ा सा ना वो जल्दी लिख देता, लेकिन मैं आपको ना ट्रिक समझाना चाह रहा हूँ। वो मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को डिज़ाइन कर लूँ तो फिर आपको वो ट्रिक समझाता हूँ, वो ट्रिक असल में है क्या। और ये वाला डाटा भी पास कर दिया। अब ये अपडेट फॉर्म हमारे पास डिज़ाइन हो गया। अब यहाँ पे इसका डिस्प्ले नन है, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। और ये हमारे पास फॉर्म जो है वो अपडेट हो गया, इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो आगे। अब इसके अंदर डाटा भी आ रहा है, लेकिन जब मैं अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ ना तो कुछ हो नहीं रहा। मतलब अपडेट तो हो गया, अपडेट तो फॉर्म ने हो जाना है। अगर आप इसको बैकएंड पे देखोगे तो फॉर्म आपका अपडेट होगा, लेकिन अपडेट फॉर्म हमें अगेन शो भी तो हो रहा है। अब इसको हमने किस तरह से ठीक करना है, उसके लिए जहाँ पे आपने फॉर्म को लगाया हुआ है ना डिस्प्ले, जहाँ पे आपका डिस्प्ले है वहाँ पे इसको डिस्प्ले पहले कर दो ना, ताकि वैसे हमारे पास शो ना हो। अब वैसे हमारे पास फॉर्म शो नहीं होगा। अब जैसे अपडेट बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म मुझे शो हो, उसके लिए क्या करूँगा, मैं स्टाइल और CSS के अंदर एक क्लास लगा दूँगा यहाँ पे डॉट शो के नाम से, और इसको मैं जस्ट लगा दूँगा डिस्प्ले ब्लॉक लगा दिया। अब इस शो वाली क्लास को हमने आना है अपने व्यू कंपोनेंट्स के अंदर। अब यहाँ पे मैं डाटा को अपडेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं अब डाटा को अपडेट कर रहा हूँ। यहाँ पे अब यहाँ पे आपके एक्सेस ख़त्म हो रहा है ना, ये वाली आपकी कोडिंग यहाँ से ख़त्म हो रही है। यहाँ पे आप लगा दो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, सॉरी क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप इस क्लास को सिलेक्ट करोगे जो हमारे पास अपडेट फॉर्म के लिए। इसकी क्लास हमारे पास है अपडेट फॉर्म। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर मैं लगा दूँगा, इसको लगा दिया डॉट अपडेट फॉर्म। आई थिंक सही से कॉपी नहीं हुई, दोबारा इसको कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे व्यू कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे व्यू और ये वाला, उसके बाद हम इसको लगाएंगे डॉट क्लास लिस्ट के अंदर मैं लगा दूंगा डॉट ऐड, और ऐड के अंदर मैं लगा दूंगा शो क्लास, कि जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, जब ये एक्सेस बार कर जाएगा तो हमारे पास ये जो डिव है वो हमारे पास शो हो जाएगी, ये हमारे पास अपडेट फॉर्म शो हो जाएगा। अब जैसे अपडेट फॉर्म के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये डाटा अपडेट होगा और ये हमारे पास गायब हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे इस डाटा को मैं अपडेट कर रहा हूँ, सेम इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, यहाँ से मैं डाटा को अपडेट कर रहा हूँ, और जब ये एक्सेस हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके लास्ट पे अपडेट कंपोनेंट में ये लास्ट पे आप लगाएंगे, जहाँ पे आपने ऐड लगाया वहाँ पे आप लगा दोगे रिमूव, दैट्स ऑल। इतना का आपने करना, जैसे अपडेट फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करोगे आपका डाटा भी अपडेट हो जाएगा और साथ में आपका जो फॉर्म है वो भी गायब हो जाएगा। अपडेट के ऊपर अगेन क्लिक किया, अब इसके अंदर मैं सही वाला नाम लिखता हूँ, अपडेट के ऊपर क्लिक किया तो डाटा भी हमारा अभी अपडेट हो जाएगा। जैसे थोड़ा सा उसको सिक्योर कनेक्शन मिलेगा, अब देखो डाटा भी अपडेट हो गया और साथ में हमारा जो अपडेट फॉर्म है वो भी हमारे पास गायब हो गया।
तो इस तरह से आप एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। React.js के हवाले से, जावास्क्रिप्ट के हवाले से आपका कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है तो आप नीचे कमेंट्स करें। मैं अगर ज़्यादा कमेंट्स हुए उस टॉपिक के ऊपर तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।